श्रोडिंगर का आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर ने अपने परमाणु मॉडल में ये कहा था, पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो परमाणु होते हैं उनके कितने मुख्य भाग होते हैं? दो। कितने होते हैं? परमाणु के दो मुख्य भाग होते हैं, भाग होते हैं। पहला केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित धनावेशित नाभिक, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताया कि केंद्र में वो क्या होगा? एक धनावेशित नाभिक होगा परमाणुओं के, उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें उपकोष व कक्षक पाए जाते हैं, उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में दो प्रमुख बात बताई। एक कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और दूसरा, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वृत्ताकार क्षेत्र, जिसे हम कक्षा या कोष कहते हैं, उसमें क्या उपस्थित होती है? उपकोष और कक्षक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? उपकोष और कक्षक पाए जाते हैं। तीसरी बात आप लिख सकते हो, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी परमाणु के कक्षक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कक्षक में पाए जाते हैं। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने बताया, ध्यान से देखेंगे, उन्होंने क्या बताया, नोट में लिख लीजिएगा इसको, कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या पाई जाती है? कक्षा, या कक्षा को ही कोष कहते हैं, इनको इंग्लिश में ऑर्बिट या क्या कहा जाता है बाबू? सेल कहा जाता है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? ऑर्बिट या कोष या जो सेल होती है, इनसे कम ऊर्जा वाले क्या होते हैं? उपकोष उपस्थित होते हैं, जिसे उप कक्षाएं भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब सेल। और सब सेलों के भीतर क्या पाई जाती है? कक्षक पाई जाती है, ऑर्बिटल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और ऑर्बिटल में ही क्या पाया जाता है बाबू? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु की एक ऐसा मॉडल पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया जिसमें उन्होंने प्रत्येक कणों को सही से क्या किया? एक्सप्लेन किया कि परमाणु का नाभिक होगा, नाभिक में क्या हो, कैसा होगा? धनावेशित होगा, और उसमें क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। दूसरी बात बताए, नाभिक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे हम कक्षाएं कहते हैं या ऑर्बिट कहा जाता है, और इसमें उपस्थित क्या होती है? कोष या कक्षक उपस्थित होती है। ठीक है। और किसी भी परमाणु में, परमाणु के कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह सेल के अंदर जो सबसेल पाई जाती है, सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल पाई जाती है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी सेल या सबसेल में उपस्थित नहीं होते हैं। उसको अगर सारांश में देखा जाए उनके परमाणु मॉडल को, तो उन्होंने बताया कि सेल में क्या होता है बाबू? ऑर्बिट या सेल होती है,
किसी भी एटम में क्या होता है, ऑर्बिट और शेल पाई जाती है, उस ऑर्बिट और शेल में क्या पाई जाती है, सब शेल पाई जाती है। सब शेल के अंदर में क्या अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उठाकर लेकर। तो पहला आपका क्या है बाबू, कक्षा है। कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, ऑर्बिट। क्या कहेंगे, ऑर्बिट का ही दूसरा नाम क्या होता है बाबू, कोष होता है। कोष को इंग्लिश में क्या कहोगे, सेल। ठीक है, और इसी सेल या ऑर्बिट को क्या कहते हैं, अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, अनुमत ऊर्जा स्तर कहा जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिसे हम मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल। किसका मेन एनर्जी लेवल होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इनके कहने का अनुसार था कि किसी भी परमाणु का क्या होता है बाबू, नाभिक होता है, और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं या कोष पाई जाती हैं, कक्षाएं या कोष पाई जाती हैं, जिसमें कौन उपस्थित होता है बाबू, निगेटिव पार्टिकल्स, यानी जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यह जो आपकी वृत्ताकार कक्षा या कोष होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, के एल एम एन डॉट 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 इंफिनिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या n होती है। और मुख्य क्वांटम संख्या n क्या की, इन सेलों का नामकरण क्या की, नंबरिंग की। नाभिक के पास पाए जाने वाले सेल को कहा गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, डॉट 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 इंफिनिटी। बताया कि जो कक्षा, ऑर्बिट या कोष, जिसे सेल कहते हैं, अनुमत ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मेन एनर्जी लेवल जो होती है, या नाभिक के चारों तरफ उपस्थित जो वृत्ताकार कोष होती हैं, उन्हीं को सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और इसी में निगेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसी सेलों को हम क्या कहते हैं, के एल एम एन डॉट डॉट इंफिनिटी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। और इसका अगर मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार यदि चलेंगे, तो इनका जो नाभिक के पास जो फर्स्ट सेल पाई जाती है, उसको फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल को सेकेंड, और थर्ड को थर्ड, और फोर्थ को फोर्थ, या डॉट 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 इनफाइनाइट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरा सेल के भीतर क्या पाई जाती है, उपकोष पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू, उपकोष पाई जाती है। उपकोष या इसी को कहते हैं उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सब सेल। क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी ये हो गई कक्षा, यानी इसी से ऑर्बिट कहेंगे, या इसी को आप क्या कहते हो, कोष, या इसी को क्या कहते हो बाबू, इंग्लिश में आप सेल कहते हो। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा कौन सी, उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या, और एक कॉलम और बना लीजिए, उपकोष का नाम, उपकोष का नाम। श्रोडिंगर ने बताया कि जो कोष या कक्षा होती है, अगर फर्स्ट सेल होगी, क्या होगी, फर्स्ट सेल होगी, इसमें उपकोषों की संख्या भी कितनी होगी बाबू, एक होगी। और उस उपकोष का नाम जो होता है, यश उपकोष होता है। क्या होता है, यश उपकोष होता है। यदि आपकी क्या होगी, कोष संख्या 2 होगी, या सेल नंबर 2 होगी, इसमें उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 2 होगी। कितनी होगी, और वो कौन कौन से सब सेल होंगे, एक होगा आपका यश, दूसरा होगा आपका पी। अगर सेल जो तीसरा सेल होता है, थर्ड सेल होती है, इसमें आपकी सब सेलों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। और वो कौन कौन से सब सेल होते हैं, यस होता है, पी होता है, और डी होता है। और चौथा सेल उन्होंने बताया कि चौथे सेल में 4 उपकोष पाए जाते हैं। कितने उपकोष पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः यस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि सेल तो टोटल बनते हैं 7। कितने बनते हैं, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात हुए हैं, उन एलिमेंट्स के एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या करते हैं, जब भरते हैं, तो अभी तक टोटल 7 सेलों का निर्माण किया गया है। यानी ऐसे ही परमाणु खोजे गए हैं जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन केवल क्या होते हैं, 7 सेलों में ही क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। 8वें सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने कहा कि अगर सेल संख्या 1 होगी तो इसमें उपकोष 1 होगा, जिसे यस कहेंगे। सेल संख्या 2 होगी तो इसमें उपकोष कितने होंगे, 2 होंगे, जिसे यस और पी कहेंगे। अगर सेल संख्या 3 होगी तो उसमें उपकोषों की संख्या 3 होगी, जिसे यस, पी और डी कहेंगे। और जो अगर क्या होंगी, सेल संख्या 4 होगी तो उसमें 4 उपकोष पाए जाएंगे, जिसे यस, पी, डी और एफ से प्रदर्शित करेंगे।
तो क्या सेल नंबर 5 में आएंगे तो उपकोषों की संख्या 5 नहीं होगी। अभी तक ज्ञात जो तत्वों के परमाणु हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही सब सेल में जाता है, यानी अभी तक 4 ही सब सेल की खोज हुई है, 5वें सब सेल की खोज नहीं हो गई है। तो श्रोडिंगर ने बताया कि 5वें सेल में भी 4 ही आपके क्या पाए जाएंगे, सब सेल पाए जाएंगे, 6वें में भी आपकी 4 ही सब सेल पाए जाएंगे, 7वें में भी आपकी क्या होंगी, 4 ही सब सेल पाई जाएंगी। सब सेलों की संख्या फिर अब नहीं बढ़ती है, सेल के साथ क्या होती है, सब सेलों की संख्या नहीं बढ़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, यही जो उपकोष का जो ये नंबर होता है, ये कोष का जो नंबर होता है, सेल की जो ये संख्या होती है, यही इस उपकोषों के आगे लग जाता है तो ये हो जाता है 1s, ये लग जाता है तो ये हो जाता है 2s 2p, ये लग जाएगा तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d, और ये लग जाता है तो 4s 4p 4d और 4f। और इसी में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए थे अब्बाऊ ने तो उसे sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया था। क्या कहा गया था, sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया था। तीसरी बात उन्होंने बताई थी किसके बारे में, कक्षक के बारे में। कक्षक को क्या कहते हैं बाबू, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। कि उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, यानी सब सेल होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सब सेल होते हैं। इन सब सेलों के भीतर क्या होता है बाबू, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है त्रिविम अवस्था में, जिसे हम ऑर्बिटल या क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और इन ऑर्बिटल या कक्षकों में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हुए आपको नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि यदि यह उपकोष होगा तो इसमें कक्षकों की संख्या केवल 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। और इस कक्षक को कहा जाएगा यस कक्षक। क्या कहेंगे, यस कक्षक। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पी उपकोष होगी उसमें कक्षकों की संख्या बाबू 3 गो होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अगर डी उपकोष होगा तो इसमें कक्षकों की संख्या उन्होंने बताया कि टोटल 5 होगी। कितनी होगी बाबू, 5 होगी। ठीक है। अगर यफ उपकोष होता है तो उन्होंने बताया कि यफ उपकोष में जो क्या होंगे, कक्षकों की जो संख्या होगी बाबू वो टोटल कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7। इसे यश कक्षक ही कहा जाता है। ठीक है। और इसमें यह जो होता है इसे कहते हैं, एक को कहते हैं पीएक्स कक्षक, दूसरे को कहते हैं पीवाई कक्षक, दूसरे को कहते हैं तीसरे को कहते हैं पीजेड कक्षक। इसमें आएंगे इसे कहते हैं डीएक्सवाई कक्षक, इसे कहेंगे डीवाईजेड कक्षक, इसे कहेंगे डीएक्सवाई डीवाईजेड डीएक्सजेड कक्षक, फिर होगा डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, और फिर होगा डीजेड स्क्वायर कक्षक। लेकिन यफ कक्षक में जो 7 कक्षक होते हैं, इन कक्षकों का अभी नाम क्या है, अननोन है। क्या है, अननोन है। अब बात करेंगे एक कक्षक में उन्होंने बताया, एक चीज और नोट में याद रख लीजिएगा कि नोट में उन्होंने ये बताया कि किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मान लो कि यस में कितना कक्षक है, 1, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2। एक क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा में चक्रण करेगा, एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्रण करेगा। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, बताओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यस कक्षक में कितनी होगी, बोलो जी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, 2 को बना है, 1 होगी, 2 होगी। और जब एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी तो पी उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 3। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अगर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 5 होता है, 3 दूनी 6। अरे 2 इसमें पाए जाएंगे, 2 इसमें पाए जाएंगे, 2 इसमें पाए जाएंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पी में रहेंगे, 6। अब डी में आओगे तो डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। कितनी होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह अगर यफ में आते हो तो यफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, बोलो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू इसमें हो जाएगी 7 को है तो 14। यानी श्रोडिंगर ने बताया कि जो यस कक्षक होता है इसमें एक ही क्या होता है, यस उपकोष में एक ही क्या होते हैं, यस ऑर्बिटल पाया जाता है। एक ही ऑर्बिटल होता है जिसे यस ऑर्बिटल कहते हैं। और यस ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 रहेगी। कितनी, किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो अगर इसमें एक ही ऑर्बिटल है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहे, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 3। तो जब एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन।
और 5 में कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 7 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। चौथे पॉइंट में उन्होंने परमाणु कक्षकों की आकृति को भी स्पष्ट किया कि कोई भी परमाणु कक्षक जो आप पढ़ रहे हो कि क्या होता है, एस कक्षक होता है, पी कक्षक होती है, डी कक्षक होती है, एफ कक्षक होती है, इनकी आकृति कैसी होती है। तो उन्होंने बताया कि जो यस कक्षक होती है या यस ऑर्बिटल होते हैं, इन कक्षकों की आकृति जो होती है वह गोलाकार होती है। कैसी होती है? इनकी आकृति कैसी होती है बाबू? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। और जो पी कक्षक होते हैं, पी ऑर्बिटल जो होते हैं, इनकी आकृति जो होती है डमरू के समान होती है। इसके समान? डमरू के समान होती है। कैसी होती है? डमरू यानी डंबल के समान होती है। ठीक है। डी ऑर्बिटल के बारे में उन्होंने बताया कि डी कक्षक जो होता है, इसकी जो आकृति होती है द्वि डमरू के समान होती है। कैसी होती है? द्वि डमरू के समान होती है। द्वि डमरू यानी डबल डंबल के समान होती है। और यफ कक्षक के लिए उन्होंने बताया यफ कक्षक की जो आकृति होती है बाबू, वो कैसी होती है? जटिल होती है। क्या होती है? जटिल होती है। और इस तरह से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल क्या कर दिया? सामने प्रस्तुत कर दिया। और यह परमाणु मॉडल जो था सबसे मॉडर्न टाइप का था, जो सेल के बारे में भी बताया, सबसेल के बारे में भी बताया, ऑर्बिटल के बारे में भी बताया, इलेक्ट्रॉन की भी व्याख्या की। और इस तरह से क्या हुआ, इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया वह ज्यादा मॉडर्न टाइप का होने के कारण इसी के आधार पर पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है।